आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम टीजीटी पीजीटी के कुछ विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। और आज जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें हम पाषाण काल से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने, पहला प्रश्न है, बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, बागौर किस संस्कृति का, तो आप देख रहे हैं राजस्थान में स्थित जो बागौर है ये मध्य पाषाण संस्कृति का स्थल है। किस संस्कृति का? मध्य पाषाण काल संस्कृति का स्थल है। यहाँ से हम देख रहे हैं पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण हमें प्राप्त हो रहा है। तो राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। तो इस बात के बारे में हमें ध्यान रखना है। साथ में कुछ इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल यह भी है कि भारत में ये सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। हमने बताया राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण, पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। और मानव द्वारा पाला गया जो पहला जानवर था वो कौन था? कुत्ता था। तो यहां हम खास बात देखेंगे कि मध्य पाषाण काल से संबंधित यह स्थल यानी बागौर जो कि राजस्थान में स्थित है। और आप देख रहे हैं यहां से पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है और भारत में सबसे बड़ा यह मध्य पाषाणिक स्थल भी है। यहां से फर्श बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। फर्श बाद के कालों में बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। और खास बात यह है कि इसका संबंध न केवल मध्य पाषाण काल से है अपितु ताम्र पाषाण काल और लौह काल से भी इसका संबंध है। तो आप देख रहे हैं जो राजस्थान में स्थित बागौर स्थल है जिसका प्रारंभिक स्थान देख रहे हैं भले से मध्य पाषाण काल से है, लेकिन इसके बाद में भी देख रहे हैं ताम्र पाषाण और लौह काल से भी संबंधित यह स्थल रहा है जो कि राजस्थान में स्थित है। और यहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है और मानव द्वारा पाला गया पहला जो पशु है वह कुत्ता है। तो यहाँ से अच्छा प्रश्न यही नहीं, हमने कहा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यह प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास बात यह है कि इसका प्रारंभिक जो संबंध है वो मध्य पाषाण काल से है। आगे के प्रश्नों की श्रृंखला में चल रहे हैं। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन के आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो आप देख रहे हैं इसके बारे में चर्चा हुई है। इसका उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्हें प्राग इतिहास का पितामह या पिता माना जाता है। तो आप देख रहे हैं प्राग इतिहास का पिता कहा गया है किन्हें? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। और 1863 ईस्वी में इन्होंने मद्रास के निकट एक स्थान है पल्लवरम से इन्होंने
हैंड एक्स कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। आपको पता है, इसलिए इसे मद्रासियन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। और यह भी ध्यान रखना है कि ये पुरातत्व विद के साथ साथ भूगर्भवेत्ता भी थे। यहां पे भी ध्यान रखना है। तो प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पलोरम नामक स्थान से हैंडेक्स नामक उपकरण प्राप्त हुआ था। और खास बात बता दें, जो अपरिष्कृत हैंडेक्स थे उन्हें एबी वैली के नाम से जाना जाता है, और जो परिष्कृत हैंडेक्स थे उन्हें एस्वेलियन हैंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये भी ध्यान रखना है, ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। भूगर्भ कहा जाए, वैज्ञानिक के साथ साथ ये पुरातत्ववेत्ता भी थे। पुरातत्व की भी समझ रखने वाले थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने 1863 में मद्रास के निकट पलोरम नामक स्थान से हैंडेक्स नामक उपकरण प्राप्त किया था, हस्त कुठार नामक उपकरण प्राप्त किया था। तो यहां पर इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे अगर देखें, 31 नंबर का प्रश्न है, किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? अभी प्राग इतिहास के जनक के बारे में रॉबर्ट ब्रूस फुट पर चर्चा हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आप देख रहे हैं कि ये भूगर्भवेत्ता के साथ साथ या भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ पुरातत्वविद भी हैं। और खास बात हम लोगों ने बात भी की कि इन्होंने मद्रास के निकट, या कहा जाए कि पलोरम नामक स्थान से इन्होंने हस्त कुठार हैंडेक्स प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ है निम्न पुरापाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, ऊपरी पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल से। पशुपालन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि विकल्प में जोड़ करके मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आया है। लेकिन नव पाषाण काल मुख्यतः कृषि के लिए जाना जा रहा है, जबकि मध्य पाषाण काल का संबंध किससे है? पशुपालन से। तो इन विकल्पों में आपका उत्तर क्या होगा? मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल से। अभी बात हुई कि राजस्थान के बागौर, राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमें पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त है। और मानव द्वारा पाला गया पहला जो पशु है वो कौन था? कुत्ता था। आप देख रहे हैं, कुत्ता उनके शिकार में भी मदद करता था और उनकी सुरक्षा में भी महती भूमिका निभाता था। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हो रहा है वो मध्य पाषाण काल में है, और आगे नव पाषाण काल भी उन्होंने दे रखा है। और खास बात और है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो कश्मीर में स्थित है, बुर्जहोम से प्राप्त होता है। और यह नवपाषाणिक स्थल है। कौन सा? नवपाषाणिक स्थल है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण बुर्जहोम से प्राप्त होता है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन है? कुत्ता है। और कहां से पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है? तो आप देख रहे हैं कि राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त होता है। और खास बात यह भी है कि इन स्थानों का संबंध किस काल से है? तो इनका संबंध है मध्य पाषाण काल से।
इनका संबंध रहा है। तो इस तरीके से प्रश्न आप देख रहे हैं। प्रश्न भले से आपसे पूछा गया हो कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ होता है, तो यहां उत्तर यही है, लेकिन इससे जुड़े हुए कमोबेश यह प्रश्न आपको आगे भी मिलेंगे। और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान देना है। आगे चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ, और हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है। प्राक हड़प्पा संस्कृत, बेसिकली हम पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जब हम हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और विकास के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे उद्भव और विकास के संदर्भ में बहुत सारे मत आएंगे। उसमें देसी मत भी होंगे, विदेशी मत भी होंगे, क्योंकि अंग्रेजों का यह मानना था कि भारत के लोग असभ्य और बर्बर हैं, और भारत में इस प्रकार कि जो विकसित नगरीय सभ्यता है ये भारतीयों की देन नहीं है, बल्कि पाश्चात्य जगत की देन है। और ऐसा वो करने के लिए देखेंगे व्हाइट बर्डन थ्योरी की भी अवधारणा यहाँ पर हमें स्पष्ट देखने को मिलती है। वो कहीं भी किसी भी अच्छी चीज़ का श्रेय भारतीयों को नहीं देना चाहते थे, लेकिन इस तरीके से जब भारतीयों में एक समझ उत्पन्न हुई तो उन्होंने तुलनात्मक तरीके से मिस्र, मेसोपोटामिया और फारस के जो भी नगर थे और भारत की नगरीय सभ्यता से उनका सुमेलन किया, या कहीं उनकी तुलना की, और तुलना के दौरान ये बातें निकल के आई कि भारत का जो ये नगर नियोजन है ये विदेशी कहा जाए कि संस्कृतियों का देन नहीं है, सभ्यताओं की देन नहीं है, बल्कि भारत के लोगों के ये देन है, और इनका विकास स्थानीय संस्कृतियों से हुआ है। तो इस संदर्भ में भी विभिन्न प्रकार के मत आपसे सामने आएंगे, विभिन्न विद्वानों के मत सामने आएंगे, और हो सकता है ये भी मिलान करने के लिए आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि प्राक हड़प्पा की बात की जा रही है, तो यहाँ एक कुल्ली नाल, कुल्ली संस्कृत है, तो आमरी कोड दीजिए, हम लोग कुल्ली नाल इन संस्कृतियों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो मेन भूमिका है, हम प्राक हड़प्पा के बारे में हम ये कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा नहीं कि नगर नियोजन इस तरीके से हुआ कि लोग आए और यहाँ पर चीज़ों को ऐसे डेवलप करके और फिर चले गए, या वो लोग आए होते तो निश्चित तौर पर उनकी सड़क की व्यवस्था बहुत अच्छी होती, उनके नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी होती, उनके भवन और मकान जो भी हैं वो यहाँ से बिल्कुल सुमेलित होते, और उनकी लिपियाँ पढ़ ली गई है। हमारी लिपियाँ अभी पढ़ी नहीं गई हैं, जैसे तिलाक्षर लिपि की बात करें वो पढ़ ली गई है, लेकिन हड़प्पा की भाव चित्रात्मक लिपि नहीं पढ़ी गई है। तो ऐसे कई आधार आपको देखने को मिलेंगे, जिसके आधार पर आप तर्कों के माध्यम से ये काटेंगे कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के विकास में हो सकता है उसके समकालीन संस्कृतियों का योगदान रहा हो, लेकिन उद्भव की बात करें या कहा जाए कि यह विदेशी संस्कृतियों की देन है, ये पूर्णतः तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है। तो इस तरीके से यह भी प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे देखें, तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तिथि के अनुसार देखा जाए, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप पूरा पाषाण काल, कई बार चर्चा हो चुकी है कि पहले नंबर पर क्या है, पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। विकल्प के तौर पर अगर देखें, नंबर 1 सबसे प्राचीन है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ये भी ध्यान रखना है। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहां पर देख रहे हैं नंबर 1 पर आप यही देख रहे हैं, और हर काल की अपनी एक विशेषता है। जैसे इससे पहले हम लोग हस्त, कुठार और क्लीवर देख रहे थे, निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण है। मध्य पूरा पाषाण काल के फलक उपकरणों के बारे में बात कर रहे थे, और उच्च पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे वो ब्लेड उपकरण थे। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर देखा जाए मध्य पाषाण काल, यानी 3 नंबर मध्य पाषाण काल। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं नवपाषाण काल 4 नंबर, और ताम्र पाषाण काल उसके बाद का है। तो ये कब का है, 1, 3, 2 नंबर। तो कोई विकल्प जरूर होगा 1, 3, 4 और 2 का। इस तरीके से हमारा विकल्प क्या है, डी आंसर सही है। ताम्र पाषाण काल के बारे में कहा जाए कि मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई जो पहली धातु है वो तांबा ही है।
और याद रहे कैसा काल जिसके बारे में समस्त जानकारियां तांबे और पत्थरों से प्राप्त होती हों, उस काल को हम क्या कह रहे हैं? ताम्र युग या ताम्र पाषाण काल कह रहे हैं। और इससे पहले हम देख रहे हैं पाषाण काल है। इस काल के लोगों के बारे में समस्त जानकारियां कहा या पत्थरों से प्राप्त हो रही हैं, इसलिए इसे पाषाण काल या पाषाण युग के नाम से हम जानते भी हैं। तो सबसे पहले हम पाषाण युग की बात करेंगे, फिर ताम्र युग की बात करेंगे, और फिर तांबा और टिन मिलकर के कांसा नामक एक नवीन धातु होगी, फिर कांस युग की बात करेंगे। और आप देख रहे हैं 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहा प्रकाश में आएगा, खोजा जाएगा तरंजी खेड़ा से, तो हम लौह युग की बात करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए पाषाण युग, ताम्र युग, कांस युग और लौह युग हमारे सामने आएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी है। देख रहे हैं बहुत सरल प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने कांस युग का नाम नहीं सुना, कांसा किन किन धातुओं से मिलकर के बना होता है इनके बारे में आप नहीं देखा, कांस युग के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो ये सरल प्रश्न आपसे गलत हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे लौह युग, कांस युग नाम ही ले रहे थे, देखिए आ गया पूर्व पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो अभी भी चर्चा हुई कि पाषाण युग में भी उसे कई भागों में बांटा गया था। तो पूर्व पाषाण आप देख रहे हैं सबसे प्राचीनतम युग के बारे में, तो आप देख रहे हैं एक विकल्प आपका 3 होना चाहिए, फिर एक 4 विकल्प होना चाहिए। कांसे के बारे में भी बात हुई आपसे, 2 विकल्प और 1 लाख, 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 में विकल्प क्या है? डी सही है। इस तरीके से भी हम देख रहे हैं। और लौह युग आप देख रहे हैं 1000 ईसा पूर्व के आसपास अतरंजी खेदा से 1000 बीसी के आसपास ये जा रहा है। ये कांस युग हड़प्पा के बारे में बात आ रही है, जो कि 2750 से आप देखा जाए 1700 के आसपास का ये संभावित अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और प्रवृत्ति हड़प्पा के नाम से भी हम इनकी अलग अलग तिथियों को देखेंगे। तो ये जो कांसा है वो तांबा और टिन से मिलकर के बना होता है, और हम देखेंगे आगे कि टिन हड़प्पाई कहाँ से आयात करते थे, तांबा कहाँ से लाते थे, और देख रहे हैं इससे क्या बना? कांसा। इसलिए इसे विशेष इस धातु के कारण इसे कांस युग के नाम से जाना जा रहा है। पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल के पहले हम देख रहे हैं कि निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में बात हुई है और नवपाषाण युग के बारे में बात हो चुकी है। तो पूर्व पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, कांस युग, फिर लौह युग के बारे में चर्चा हुई। तो इस तरीके से प्रश्न, सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसमें धैर्य की जरूरत है और चीजों को हम एक क्रमबद्ध तरीके से समझे रखें कि पहले पाषाण युग आता है, फिर हम देख रहे हैं ताम्र युग आता है, फिर कांस युग आता है और फिर लौह युग आता है। और खास बात यह है कि जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हम वहां देखेंगे पाषाण काल के बाद हमें कहा जाए कि लौह युग स्पष्ट तरीके से वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दक्षिण भरा सुदूर दक्षिण में हड़प्पाई संस्कृति आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो वहां पर एक जो बृहद पाषाणिक संस्कृतियां होंगी उनके साथ ये तांबा वगैरह पाए जाएंगे जो है ही है, लेकिन इसके अलावा वहां पर देख रहे हैं लोहा भी प्राप्त होता है, वो उसकी विशेषता रहेगी। और इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपसे पूछे गए हैं। जब हम हड़प्पाइयों के विस्तार के बारे में बात करेंगे सुतकांगे रोड से लेकर के आलमगीरपुर तक, और जब बात होगी आपसे मांडा से लेकर के दैमाबाद तक, तो देखेंगे सुदूर दक्षिण में हड़प्पाई कोई स्थल नहीं प्राप्त है, और वहां पर पाषाण युग के बाद एक विशेष युग की शुरुआत हो रही है, तो उन पर भी आपसे चर्चा होगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो प्रश्न है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहां परिष्कृत औजारों का युग माना गया है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप देख रहे हैं निम्नपुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो यहां से उच्च पुरा पाषाण काल हमारा उत्तर सही होगा। और आप देखेंगे इस युग में नए चकमक उद्योगों की स्थापना हो रही है, और साथ में होमो सेपियंस का उद्भव हो रहा है। होमो सेपियंस के बारे में भी आपसे बात हो चुकी है, जिन्हें आधुनिक मानव या प्रज्ञ मानव या स्पष्ट भाषा बोलने वाले मानव के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पर इस संस्कृत में खास तौर पर जो औजार हैं वो जो बनेंगे वो ब्लेड प्रकार नुमा होंगे, और इसलिए इसे ब्लेड संस्कृत के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ हम एक एक प्रश्नों पर बात कर रहे हैं, और हर काल की अपनी खास विशेषता है, कैसे परिष्कृत और परिमार्जित औजार किस युग में
प्रारंभ हुए। तो यहाँ पर देख रहे हैं उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में, जो कि पुरा पाषाण काल का एक हिस्सा है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो उच्च पुरा पाषाण काल में आप देख रहे हैं कैसे यह काल ब्लेड संस्कृत के नाम से जाना भी जाता है, और यहाँ पर परिष्कृत औजार आपको स्पष्ट तरीके से देखने को मिलेंगे। चकमक उद्योग होंगे, इन पर भी बात होगी। होमो सेपियंस का जो प्रादुर्भाव है वो इसी युग में होता है, और जिसे आधुनिक मानव या प्रज्ञ मानव या स्पष्ट भाषा बोलने वाले मानव के रूप में भी देखा जाता है। तो इस तरीके से हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रखेंगे और जल्दी ही मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में फिर नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।